हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पता है आप लोग काफ़ी वेट कर रहे थे कि नेक्स्ट रिट का वीडियो कब अपलोड होगा। सो फाइनली नेक्स्ट रिट जिसकी बात हम लोग करने वाले थे, एक रिट को हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट रिट की, जो कि है रिट ऑफ मेंडेमस। तो रिट ऑफ मेंडेमस की बात करते हैं और जानते हैं कि मेंडेमस का मीनिंग क्या होता है और इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। और इसके साथ मैं आपको मेंडेमस के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी बताने वाला हूँ, जिससे कि आप इस रिट को प्रॉपरली समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिट ऑफ मेंडेमस का मतलब क्या होता है। देखो, रिट का मतलब मैंने आपको बताया था, ये रिट वर्ड का मीनिंग तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब देखो, मेंडेमस वर्ड का मीनिंग होता है एक कमांड। कोई भी एक कमांड है, ऑर्डर है, डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन जो है वो बेसिकली मैंडेटरी है फॉलो करना। किसको फॉलो करना मैंडेटरी है, मैं उन चीज़ों की बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मेंडेमस की जो कमांड है, ये कमांड या मेंडेमस की रिट कौन इशू करता है। तो मेंडेमस की रिट, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स होते हैं, उनको मेंडेमस की रिट इशू करने की अथॉरिटी नहीं होती। इंडिया में किसी ट्राइब्यूनल को भी रिट इशू करने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हाँ, ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट में रिट इशू की जा सकती है बाय दी हाई कोर्ट और दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें दो आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल है 226 जो कि हाई कोर्ट के लिए है, हाई कोर्ट्स के लिए है, एंड दूसरा है आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ ज़रा ध्यान से फोकस करना इस चीज़ के ऊपर कि इशू क्या आते हैं किसके फेवर में। इन पर्सन हु स्टैब्लिश्ड ए लीगल राइट इन हिमसेल्फ। कोई भी एक पर्सन जो कि एक लीगल राइट स्टैब्लिश कर दे। और ये लीगल राइट कहाँ से मिलता है? ये लीगल राइट मिलता है किसी लॉ से, किसी स्टैट्यूट से। तो किसी पर्सन को, किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को एक राइट मिला है, लीगल राइट मिला है, मैं ये बोलता हूँ कि एक लीगल राइट मिला है, तो वो लीगल राइट को अपने एक्सरसाइज करने के लिए, लीगल राइट को एक्सरसाइज करवाने के लिए क्या कर सकता है? मेंडेमस की रिट फाइल कर सकता है। मेंडेमस की रिट कब कब फाइल होती है, ये सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये बात देख लो कि किसके अगेंस्ट में इशू हो सकती है। पर्सन हु हैज़ ए लीगल ड्यूटी टू परफॉर्म बट हु हैज़ फेल्ड टू डू सो। इस बात पे ध्यान देना, पर्सन हु हैज़ ए लीगल ड्यूटी। तो मेंडेमस की रिट फाइल करने वाला कौन होता है, इसको समझ लो। मेंडेमस की रिट फाइल करने वाला वो इंसान है, वो पर्सन है जिसके लीगल राइट उसको नहीं मिल रहा है। उसका एक लीगल राइट है जो किसी एक्ट, किसी स्टैट्यूट से मिलता है। लेकिन यहाँ ये बात भी देखनी ज़रूरी है कि अगर किसी पर्सन को किसी एक्ट में, किसी स्टैट्यूट में कोई लीगल राइट मिलता है, तो क्या उस एक्ट या क्या उस स्टैट्यूट में उसके लिए कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल है। एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा मैं आपको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो हमें राइट्स मिले हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी राइट, ये राइट किसको मिले हुए हैं? कंज्यूमर्स को मिले हुए हैं। और अगर उनके राइट का वायोलेशन होता है तो वो क्या कर सकते हैं? वो कंज्यूमर फोरम में जाकर केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ ये राइट जो है, इस राइट का वायोलेशन होने पर केस कहाँ फाइल किया जा सकता है, कैसे फाइल किया जा सकता है, किसको अप्रोच किया जा सकता है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है। तो उस केस में मेंडेमस की रिट फाइल नहीं हो सकती। इस बात को समझना, क्योंकि मेंडेमस की रिट तभी फाइल हो सकती है जब आपके पास कोई लीगल राइट हो और आपने लीगल रेमेडी भी यूज़ करने की कोशिश करी है, लेकिन उससे कोई हेल्प नहीं मिल रही, या फिर कोई लीगल रेमेडी ही नहीं हो। तो या तो कोई लीगल रेमेडी ना हो तो हम मेंडेमस की रिट को एक्सरसाइज करते हैं, या हमने लीगली कोशिश करके देखा लेकिन उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो पर्सन हु हैज़ ए लीगल ड्यूटी टू परफॉर्म बट हु हैज़ फेल्ड टू डू सो। ये लीगल ड्यूटी में किसकी बात की जा रही है? इस लीगल ड्यूटी में बात की जाती है गवर्नमेंट की, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे बात की जाती है। तो जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, या और मैं बोलूँ गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ साथ जो सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उनके ऊपर भी रिट ऑफ मेंडेमस जो है, रिट ऑफ मेंडेमस उनके खिलाफ फाइल की जा सकती है। अभी मैं आपको कुछ ही देर में पूरी लिस्ट बताऊंगा, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि रिट ऑफ मेंडेमस किस किस के अगेंस्ट में फाइल की जा सकती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर क्या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में रिट ऑफ मेंडेमस फाइल की जा सकती है, सो द आंसर इज नो। डायरेक्टली ऐसी कोई रेमेडी नहीं है रिट ऑफ मेंडेमस में कि आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के अगेंस्ट में, किसी कॉर्पोरेट के अगेंस्ट में रिट ऑफ मेंडेमस की रिट फाइल कर दो।
ये तब पॉसिबल है, हाँ यहाँ भी एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है, जब आपने रिट फाइल की हो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में, लेकिन उसमें कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, तो वो एक बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है। हम उस पॉसिबिलिटी की बात नहीं करेंगे और मैं चाहूँगा भी नहीं कि आपके माइंड में इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा ये बता देता हूँ कि इस रिट ऑफ मैंडेमस की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो रिट ऑफ मैंडेमस को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1773। 1773 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट केस जो इसका आया था वो था सुप्रीम काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल के अगेंस्ट में, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे। उसके बाद क्या हुआ था, 1887 में जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया था, उसमें एक चैप्टर था एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटीज, जिसमें मैंडेमस का प्रोविजन था। लेकिन इसी एक्ट के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1887 के सेक्शन 5 ने उसको प्रिवेंट कर दिया था। मतलब 1887 वाला जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था उसमें मैंडेमस वाला रिलीफ नहीं मिलता था, और उसका रीज़न था सेक्शन 5। तो एक तरीके से ना 1887 से लेकर 1950 तक, 1887 से लेकर 1950 तक रिट ऑफ मैंडेमस जो थी वो यूज़ नहीं की जाती थी, वो एक राइट था ही नहीं। और 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल हुआ, तब एक बार फिर रिट ऑफ मैंडेमस को इंट्रोड्यूस किया गया। राइट, तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बताया, और बैकग्राउंड के बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिट ऑफ मैंडेमस किस किस के अगेंस्ट में इशू की जा सकती है बाय द हाई कोर्ट्स और द सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले देखो, कोर्ट, किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट में रिट ऑफ मैंडेमस जो है वो इशू की जा सकती है जो उस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हो जिस हाई कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस फाइल की गई है। तो लेट्स से कि दिल्ली हाई कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस फाइल की गई है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके अगेंस्ट में रिट ऑफ मैंडेमस जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट फिर अपने ऑर्डर इशू कर सकता है किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट में। ये एक तरीके से ये जो रिट होती है रिट ऑफ मैंडेमस, ये क्यूरेटिव भी नहीं होती, ये प्रिवेंटिव भी नहीं होती। इस बात को ध्यान रखना कि रिट ऑफ मैंडेमस ना तो क्यूरेटिव है ना ही प्रिवेंटिव है। दिस इज बेसिकली ए पॉजिटिव रेमेडी, ये एक तरीके से पॉजिटिव रेमेडी है। अब ये पॉजिटिव रेमेडी कैसे है ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन पहले हमारा ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी बात, किसी भी ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट में भी ये रिट इशू की जा सकती है। जैसे कि मैं बोलूँ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, राइट, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है। तो ये जो ट्राइब्यूनल्स होती है इनके अगेंस्ट में भी रिट इशू की जा सकती है। फिर कोई अगर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है गवर्नमेंट ने, उसके अगेंस्ट में भी रिट इशू की जा सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो बोर्ड स्टैब्लिश करती है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट में, किसी कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में भी, बस शर्त ये है कि वो गवर्नमेंट के अंडर आती हो, वो स्टेट की डेफिनेशन में आती हो। और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 12 रेफर करो, किसके अगेंस्ट में रिट ऑफ मैंडेमस इशू की जा सकती है। अगर आपको ये जानना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 12 रेफर करना होगा, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन है। तो वहाँ जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस, अथॉरिटीज़ इंक्लूड होती हैं, उन सब के अगेंस्ट में रिट ऑफ मैंडेमस इशू की जा सकती है। तो देखो ये रिट जो है ये कोर्ट के अगेंस्ट में भी इशू हो रही है, ट्राइब्यूनल, बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और ए पर्सन रिक्वायरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ और एसोसिएटेड विद द ऑफिस ऑक्यूपाइड बाय द पर्सन। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जैसे कि मैं बोलूँ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, एसडीएम है, उनके अगेंस्ट में भी कोर्ट जो है वो रिट ऑफ मैंडेमस के थ्रू ऑर्डर इशू कर सकता है। अब मैं आपको रिट ऑफ मैंडेमस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ और ये एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रहेगा। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि मैंने देखा था कुछ दिनों पहले ट्विटर पे एक टॉपिक ट्रेंड कर रहा था, एक इशू ट्रेंड कर रहा था, और वो टॉपिक था कि राजस्थान में आरएएस का जो एग्ज़ाम हुआ था इन द ईयर 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, 2020 तक रिजल्ट नहीं आया है।
और स्टूडेंट्स उसके लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को ब्लेम कर रहे थे, सब अपना अपना व्यू रख रहे थे। आरएएस का जो एग्ज़ाम होता है राजस्थान में वो करवाता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन ऐसा मैंने कितनी बार देखा है कि जब भी कोई एग्ज़ाम आरपीएससी कंडक्ट करवाता है तो उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आने से पहले ही हाई कोर्ट में रिट फाइल हो जाती है। और वो रिट कौन सी होती है? मेंडेमस की रिट। तो मेंडेमस की रिट आरपीएससी के अगेंस्ट में फाइल हो जाती है और रिट फाइल करने की वजह से वो मामला पेंडिंग हो जाता है और रिजल्ट फिर बहुत टाइम बाद में आता है। और इस वजह से कई स्टूडेंट्स को लगता है, कई ऐसे लोगों को जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कि इन सब की वजह से एग्ज़ाम में 2 स्टेज और ऐड हो गई है, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। तो ये इंडिया में एक बहुत कॉमन इशू है कि एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम के अगेंस्ट में कोई ना कहीं रिट फाइल हो जाती है। जब बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ बैंक जब मर्ज हुए थे, देना बैंक जब बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सुनिए क्या हुआ। उसके बाद ये मर्ज होने से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रमोशन के एग्ज़ाम्स हुए थे। प्रमोशन का एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन जब बैंक ऑफ बड़ौदा एंड देना बैंक जब दोनों मर्ज हो गए तो उसके बाद में क्या हुआ कि मर्ज होने के बाद जो देना बैंक के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल कर दी, अगेन बैंक के अगेंस्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर दी। तो ऐसा कई बार देखा जाता है। आप जॉब्स का एग्जाम्पल, यहाँ बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि जॉब्स के केस में, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स के केस में इंडिया में रिट फाइल आए दिन ऐसी रिट्स फाइल होती रहती है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि मेंडेमस की रिट जो है वो किस किस के अगेंस्ट में फाइल की जा सकती है। कोर्ट, ट्राइब्यूनल, बोर्ड, गवर्नमेंट बॉडी है या सेमी गवर्नमेंट बॉडी है। बेसिकली हमें आर्टिकल 12 का टेस्ट जो है वो अप्लाई करना है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल 12 वाले टेस्ट को अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल 12 में जो क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई करती है तो उस केस में वहाँ रिट फाइल की जा सकती है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि रिट ऑफ मेंडेमस कभी भी फाइल नहीं की जा सकती। किसके अगेंस्ट में? प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में और गवर्नर ऑफ ए स्टेट। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में रिट ऑफ मेंडेमस फाइल नहीं की जा सकती, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड नाइदर इट कैन बी फाइल अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। उसके साथ साथ देखो, state legislatures to prevent them from considering enacting a law alleged to be violative of constitutional provisions। यहाँ इस सेकंड पॉइंट का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा और वो एग्जांपल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जब CAA आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो उसके आने के बाद, उसके पास करने के बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए उस लॉ के अगेंस्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल हुई हैं लगभग मोर देन 140 सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हुई है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करने वालों ने कि गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस करके जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनका वायलेशन किया है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन किया है गवर्नमेंट ने। ये एलिगेशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लगाई हैं जितने लोगों ने भी अपनी रिट पिटिशन फाइल की है। नाउ द पॉइंट इज कि ये रिट पिटिशन उन्होंने पहले क्यों नहीं फाइल करी? जब गवर्नमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस कर रही थी, यानी कि जब ये कैब था, जब ये CAA नहीं था, तो आंसर बड़ा सिंपल है कि गवर्नमेंट ने जब तक इसको नोटिफाई नहीं किया तब तक वो रिट पिटिशन फाइल नहीं कर सकते थे। तो गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई कर दिया, उसके बाद इसके अगेंस्ट में रिट पिटिशन कोर्ट में फाइल हो गई। तो याद रखना, जब गवर्नमेंट किसी लॉ को, अब मैं यहाँ गवर्नमेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मेरे कहने का मतलब है लेजिस्लेचर, जब लेजिस्लेचर किसी लॉ को पास करने की प्रोसेस में होती है तब ये रिट ऑफ मेंडेमस फाइल नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रिट ऑफ मेंडेमस। कुछ कंडीशंस हैं जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी और जब तक आप उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करोगे तब तक आप रिट ऑफ मेंडेमस फाइल करने के लिए फिट नहीं हो, चाहे वो आप फाइल कर रहे हो चाहे मैं फाइल कर रहा हूँ। पहला जो मैंने आपको बताया कि एक लीगल राइट है जिसका वायलेशन हुआ हो, जो मैं आपको अभी बात कर रहा था, आपके साथ एग्जाम्पल्स दे रहा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम करवाया या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्ज़ाम करवाया, UPSC ने कोई एग्ज़ाम करवाया, तो जो एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं उनका एक लीगल राइट है। उनका लीगल राइट क्या है? उनका लीगल राइट ये है कि उनका रिजल्ट क्या आया ये जानने का उनको राइट है।
ये लीगल राइट उनसे कोई नहीं छीन सकता। वो पास हो, वो फेल हो, दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए उनका, ये उनका एक लीगल राइट है। और लीगल ड्यूटी किसकी होती है? देखो, लीगल ड्यूटी है गवर्नमेंट ऑफिशियल की, गवर्नमेंट ऑफिशियल की, या उन ऑर्गेनाइजेशंस के जिनकी बात हमने ऊपर अभी करी थी, वो सब लोग जो आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट की डेफिनेशन में कवर होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी यहाँ हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि देखो, लीगल ड्यूटी ना, अगर वो डिस्क्रिशनरी है या वो ऑप्शनल है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? वो चीज़ें जो डिस्क्रिशनरी होती हैं। अब डिस्क्रिशनरी वर्ड का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विवेक, डिस्क्रिशन का मतलब होता है विवेक, और हम बोल सकते हैं एज द पर्सन डीम्स फिट, जैसा उस इंसान को ठीक लगे। लॉ की किसी भी बुक में, किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्सन को ऐसा ही करना चाहिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ऐसा ही करना चाहिए, किसी जज को एक स्पेसिफिक तरीके से ही परफॉर्म करना है, एक स्पेसिफिक डिसीजन ही लेना है। ऐसा लॉ के किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। लॉ में भी ना, जितनी भी स्टैट्यूट है हमारे, जितने भी एक्ट्स हैं, उनमें बहुत जगहों पर डिस्क्रिशन गिवन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अलग अलग ऑफेंसेस के लिए ना मिनिमम पनिशमेंट गिवन होता है और मैक्सिमम पनिशमेंट गिवन होता है। तो पनिशमेंट जो है वो मिनिमम मिले या मैक्सिमम मिले या दोनों के बीच का कोई पनिशमेंट हो, ये डिसाइड करने का राइट किसके पास में होता है? ये डिसाइड करने का राइट जो होता है ये उस जज के पास में होता है, और जैसा उसको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक लगता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो मैं लिखा ना लीगल ड्यूटी, जैसे एग्जाम्पल देखो कि डीएनएस अलाउंसेस जो एम्प्लॉय को मिलता है, इस डीएनएस अलाउंसेस को, महंगाई भत्ता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको बढ़ाने के लिए क्या मैंडेमस रिट फाइल कर सकते हैं? जब कोरोना इंडिया में आया और जब कोरोना के इतने पेशेंट्स इंडिया में बढ़ने लगे और गवर्नमेंट को जब अपनी कॉस्ट कटिंग करनी थी, तो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डीए जो है वो बढ़ाया नहीं जाएगा। तो क्या इसके लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिट पिटिशन फाइल हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ जो गवर्नमेंट है उसका अपना डिस्क्रिशन है जिसमें वी कैन नॉट इंटरफेयर, उसमें हम कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। डिस्क्रिशन के ऊपर आपको मैं और भी केस बताऊंगा जिससे आपको इसके ऊपर और क्लियरिटी आ जाएगी। थर्ड पॉइंट देखिए, डिमांड एंड रिफ्यूज़ल। मेरा एक लीगल राइट है और वो मैंने डिमांड किया है उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जिस डिपार्टमेंट को मेरा लीगल राइट मुझे देना है। राइट, मैंने अपना लीगल राइट डिमांड किया और लीगल राइट डिमांड करने के बाद अगर उस राइट को रिफ्यूज़ कर दिया, जैसे कि हमने कहा कि हमें तो रिजल्ट चाहिए, एग्ज़ाम दिया मैंने आरएएस का और मुझे उस एग्ज़ाम का रिजल्ट चाहिए, लेकिन आरपीएससी, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट से उसका कोई भी मेरे पास सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया है, तो अब मैं रिट पिटिशन फाइल कर सकता हूँ। अगला पॉइंट है गुड फेथ। रिट पिटिशन कभी भी ना मेलाफाइड इंटेंशन से फाइल नहीं की जा सकती। मेलाफाइड इंटेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि बैड फेथ में ना हो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर किसी इंसान से जो कि गवर्नमेंट पोस्ट पे है, कोई भी एक पर्सन है जो कि किसी अच्छी गवर्नमेंट प्रोफाइल पे है, उससे अगर मेरे कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं, मुझे पर्सनली उससे कुछ इश्यूज़ है, या किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से कुछ पर्सनली प्रॉब्लम है, और वो अपनी पर्सनल जो खुंदक है, अपनी पर्सनल दुश्मनी को निकालने के लिए बोलता है कि मैं रिट पिटिशन फाइल कर दूंगा, तो रिट पिटिशन फाइल नहीं हो सकती। उस इंसान को नीचा दिखाने के लिए मैं ऐसा कर दूंगा, तो ये कंडीशन है कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गुड फेथ में होना चाहिए, वो जस्टिफिएबल होना चाहिए और वो लॉफुल होना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट इज देयर इज नो ऑल्टरनेट रेमेडी। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि जब जब ऑल्टरनेट रेमेडी होती है ना, अब आप बोलोगे सर ऑल्टरनेट रेमेडी क्या होती है, तो मैं बोलूंगा ऑल्टरनेट रेमेडी वो रेमेडी है जो किसी एक्ट या किसी स्टैट्यूट में गिवन हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपने सुना होगा। आरटीआई में जब कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती, तो हमारे पास अपील करने का राइट होता है कि हम अपील कर सकते हैं, और अपील करके वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट से, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उससे हम ले सकते हैं। तो वहाँ हमारे पास रेमेडी भी है,
गेटिंग माई पॉइंट। तो आरटीआई एक्ट में क्या दे रखी है, रेमेडी दे रखी है, और मेंडेमस की रिट तब फाइल की जाती है व्हेन देयर इज नो ऑल्टरनेट रेमेडी। इस बात को समझो, जब ऑल्टरनेट रेमेडी होगी तब आप मेंडेमस की रिट फाइल नहीं कर सकते। मेंडेमस के दरवाजे तो आपके लिए तब खुलते हैं जब बाकी सारे रास्ते आपके लिए बंद हों। तो जब कोई भी रास्ता ओपन नहीं होता तो हम बोलते हैं ना कि जब कुछ नज़र नहीं आता तो भगवान ज़रूर नज़र आता है। वैसे भी जब कोई ऑल्टरनेट रेमेडी नज़र नहीं आती तब रिट ऑफ मेंडेमस ज़रूर हमारी मदद करती है। एक आपको मैं इसका केस बताऊंगा मेंडेमस का, और ये केस है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज वर्सेस संजय गुलाटी। देखो इस केस में क्या हुआ था, रिट ऑफ मेंडेमस फाइल की गई थी, और रिट ऑफ मेंडेमस की रिट को फाइल करने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया कॉलेज को, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कॉलेज को, राइट, कि आपकी मैंडेटरी ड्यूटी है कि आप, कॉलेज से कहा कि आप स्टूडेंट्स को एडमिट करो। तो जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज ने एडमिट नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टूडेंट सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने के बाद भी इन स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया गया था। तो फिर कोर्ट ने बोला कि आपकी मैंडेटरी ड्यूटी है कि स्टूडेंट्स को आप एडमिट करो। 16 एडिशनल सीट्स कॉलेज में क्रिएट करवाई मेंडेमस की रिट से, और स्टूडेंट्स के लिए कहा गया कि स्टूडेंट्स को रॉन्गफुली एंड पर्पसफुली आपने लेफ्ट आउट किया था। तो गलती मानी कॉलेज की, और इसीलिए हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। ठीक है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसमें क्या क्या करते हैं, कंपेल एन अथॉरिटी टू डू हिज ड्यूटीज और एक्सरसाइज हिज पावर। ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हैं। अथॉरिटी में ऑल्सो भी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, किसी अथॉरिटी को कोई एक्ट करने से रोक भी सकते हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज नाइदर क्यूरेटिव नॉर प्रिवेंटिव रेमेडी, इट इज इट इज द नेचर ऑफ ए पॉजिटिव रेमेडी। ये एक तरह की पॉजिटिव रेमेडी होती है। और देखो दो केस लॉज में यहाँ पे चाहूँगा कि आप ध्यान दीजिएगा इन दो केस लॉज पे, जो रिट ऑफ मेंडेमस के ऊपर है, और जिसमें ये कहा गया है कि रिट ऑफ मेंडेमस जो होती है ना, ये हाईली डिस्क्रिशनरी है। पहली बात तो ये कि रिट ऑफ मेंडेमस जो है दैट इज़ हाईली डिस्क्रिशनरी और रीजनेबल टाइम में फाइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लेट फाइल की गई, अगर इसको फाइल करने में लेट किया तो हो सकता है कि कोर्ट इस रिट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दे। तो दो केस लॉज मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। एक है मंजुला मंजरी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। जानते हैं इस केस में क्या हुआ था, इस केस में पब्लिशर ऑफ बुक्स थे, राइट। तो पब्लिशर ऑफ बुक्स ने एक मेंडेमस की रिट फाइल करी कोर्ट में, किसके अगेंस्ट में, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में, और ये कहा कि हमारी जो बुक्स है, पब्लिशर ने बोला कि हमारी जो बुक्स हैं उन बुक्स को डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने ना लिस्ट ऑफ जो बुक्स रेफर करती है ना डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट रेफर करती है, उसमें हमारी बुक्स को नहीं इंक्लूड किया गया। रेफरल बुक्स में हमारी बुक्स को इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि हमारी बुक्स उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो सिलेबस एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है। ये रिट फाइल करी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो सिलेबस स्पेसिफाई कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बुक्स हैं, लेकिन फिर भी हमारी बुक्स को स्पेसिफाई नहीं कर रखा, लिस्ट में नाम नहीं दे रखा, और इस वजह से हमारी बुक सेल नहीं हो पा रही, राइट नाउ। और ये भी कहा पब्लिशर ने कि हमारी बुक्स को कंपेयर करवा लो बाकी बुक्स से। तो कोर्ट ने, जानते हैं इस केस में क्या कहा, कोर्ट ने कहा रिट कैन नॉट बी इशूड। अब आप पूछोगे रिट कोर्ट ने इशू क्यों नहीं करी, पब्लिशर ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में केस फाइल किया, रिट पिटिशन फाइल की, लेकिन रिट पिटिशन फाइल करने के बाद भी कोर्ट ने उसको अप्रूव क्यों नहीं किया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगेन डिस्क्रिशनरी पावर है। तो जो डिस्क्रिशनरी राइट है, जो डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके लिए कोर्ट कभी भी कंपेल नहीं कर सकता, कोर्ट उसके लिए कभी भी फोर्स नहीं कर सकता। आ गई मेरी बात समझ में, इज दैट क्लियर। एक आपको डिस्क्रिशन के ऊपर केस लॉ और बताऊंगा, और वो केस लॉ है विजय मेहता वर्सेस स्टेट का। इस केस में रिट ऑफ मेंडेमस फाइल की गई, और ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया जाए कि वो एक कमीशन बनाए, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया जाए कि वो एक कमीशन बनाए टू इंक्वायर इनटू चेंज इन क्लाइमेट। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो फ्लड्स आ रहे हैं स्टेट में, उसके ऊपर स्टेट
गवर्नमेंट को एक कमीशन बनाना चाहिए। अब इसके लिए कोई ऑल्टरनेट रेमेडी तो थी नहीं, तो फिर रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर दी गई। कोर्ट ने पता जानते हैं क्या कहा? कोर्ट ने इस केस में सेक्शन 3 रेफर किया। सेक्शन 3 किसका? सेक्शन 3 ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट। सेक्शन 3 ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट। और कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 3 ऑफ द इंक्वायरी, सेक्शन 3 ऑफ द कमीशन ऑफ द इंक्वायरी एक्ट में यह लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है ना, वो किसी कमीशन को तब बनाएगी जब लेजिस्लेचर ने उसके लिए कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया हो। या तो लेजिस्लेचर ने उसके लिए कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया हो, या कोई अदर सिचुएशन हो जिसमें कि गवर्नमेंट को लगता है कि हमें एक कमीशन बनाना चाहिए। तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाना ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। इसके लिए हम गवर्नमेंट को कभी भी फोर्स नहीं कर सकते, राइट? गवर्नमेंट को कोरोना से कैसे डील करना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में अगर आपको लगता है कि बहुत सारे फ्लॉज हैं और आपने रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर दी, रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर दिया आपने सुप्रीम कोर्ट में, और आपने कहा कि गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेने चाहिए जो हमने रिकमेंड किए हैं। बट द पॉइंट इज कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे ये देखेगा कि जो आपने अपनी पिटिशन में बातें रखी है, जो चीज़ें आप चाहते हो गवर्नमेंट करे, क्या वो गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन में आती हैं? अगर वो गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन में आती हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। मैं आपको 2 रिट्स का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। 2 रिट्स का कॉम्बिनेशन, वो भी एक ही केस में, राइट? तो 2 रिट्स का कॉम्बिनेशन, पहली रिट तो है हमारी मैंडेमस, और दूसरी जो रिट है दैट इज सश्चर्यराय। तो सश्चर्यराय जो रिट है उसका और मैंडेमस का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, और इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सश्चर्यफाइड मैंडेमस। सश्चर्यफाइड मैंडेमस 2 रिट का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन कैसे होगा? तो ये देखो, अगर एक केस आया था जिसमें गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया था, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, किस चीज के लिए रिफ्यूज कर दिया गवर्नमेंट ने? टू मेक रेफरेंस अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। अगर आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 पढ़ा है तो आपको सेक्शन 10 पता होगा, जिसमें गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को रेफर कर सकती है। तो सेक्शन 10 में इसका प्रोविजन है। किसमें है? सेक्शन 10 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। और गवर्नमेंट ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट में रिट फाइल की गई। जब हाई कोर्ट में रिट फाइल की गई तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे 2 स्टेप्स लिए। एक तो लिया सश्चर्यराय और दूसरा मैंडेमस। तो सश्चर्यराय में हाई कोर्ट ने क्या किया? सबसे पहले गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये फैसला हाई कोर्ट ने लिया कि हाई कोर्ट ने जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। हाई कोर्ट ने बोल दिया कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को रेफरेंस देना पड़ेगा कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो यहाँ जो गवर्नमेंट के ऑर्डर को सेट असाइड किया ये हुआ सश्चर्यफाइड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सश्चर्यराय। और यहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मैंडेमस का क्या काम किया हाई कोर्ट ने? ये देखो, उसी रिट में, एक ही रिट में हाई कोर्ट ने मैंडेमस की रिट इशू करी और गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि उस मैटर को आप फ्रेश तरीके से डील करो। जो मैटर गवर्नमेंट के पास में आया था उस मैटर को गवर्नमेंट को फ्रेश तरीके से डील करना है। तो गवर्नमेंट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर भी इशू कर दिया। तो इसी केस से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सश्चर्यफाइड मैंडेमस भी इशू कर सकता है। सो आई रियली होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने जो कोशिश की है आपको मैंडेमस की रिट समझाने की वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और आज के बाद अगर आपसे कोई रिट्स के बारे में बात करेगा, स्पेशली रिट ऑफ मैंडेमस के बारे में बात करेगा, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के बारे में बात करेगा, तो आपके पास डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप जिन और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो फेसबुक पे जाएंगे तो फेसबुक पे संयोग व्यास लॉ क्लासेस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। पेज को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि उस पेज पर भी मैं बहुत सारी लॉ रिलेटिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।